न्यू यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 12th एनसीईआरटी में बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी वेटेज है। इसमें 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का वेटेज इस यूनिट का है और अच्छे क्वेश्चन, डिजाइन क्वेश्चन यहाँ आएंगे। एनसीईआरटी में ये 7th यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 3 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। यूनिट के इंट्रोडक्शन में कुछ जनरल कहानी लिखी है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, तो केवल पढ़ लेते हैं इसको कि क्या दिया हुआ है। तो लिखा यह है कि वर्क ऑफ मेंडल और बाकी जितने साइंटिस्ट हैं उनके बाद उन सब लोगों ने दिया है आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, लेकिन हाउ एवर नेचर ऑफ फैक्टर मेंडल ने यूज किए थे शब्द, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो डिटरमाइन करता है फिनोटाइप वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो कहोगे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कन्वर्जन बिकम ए फोकस ऑफ द अटेंशन इन द बायोलॉजी फॉर नेक्स्ट सेंचुरी। एंटायर बॉडी, कंप्लीट बॉडी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज कॉन्सिक्वेंस डेवलपमेंट विद द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं मेंडल के बाद, वाटसन एंड क्रिक हैं, नीरेनबर्ग हैं, खुराना हैं, कोरेनबर्ग हैं, फादर एंड सर्ग, बेंजर हैं, मोनॉड हैं, ब्रेनर हैं, ईटीसी लिखा है। ऐसे ही पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड बाय मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को भी डिस्कस करते रहे। अवेयरनेस in the area of molecular genetics, structural biology and bioinformatics have enriched our understanding of the molecular basis of evolution। तो molecular basis of evolution को समझा। इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे तो डीएनए पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे, बाकी और जनरल। इसमें कोई विशेष हमको सवाल मिला नहीं जो आपको एग्जाम में मिल जाए। फिर ये साइंटिस्ट दिए हैं। एनसीईआरटी में 10 यूनिट हैं, 10 साइंटिस्ट हैं और एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाता है। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में दिया है, दोनों लोगों के बारे में दिया है, तो जो दिया उसको जरा पढ़ लेते हैं। जेम्स डेवे वाटसन, born in Chicago 6th April 1928, 1947 he received BSc degree in zoology. During these years his interest in the bird watching had matured into a serious desire to learn क्या genetics. This became possible when he received a fellowship, मिल गई किसकी, ग्रेजुएट करने की, इन द जूलॉजी एट द इंडियाना यूनिवर्सिटी। तो ये टिक कर लीजिएगा, ये हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कौन सी यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, वेयर ही रिसीव्ड क्या, पीएचडी। तो ये पूछ सकता है कि इनको पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से मिली थी, तो इंडियाना यूनिवर्सिटी। पीएचडी डिग्री कब मिली थी, 1950, ऑन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ, ये टिक कर लीजिए, एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। एक्सरे का बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन में क्या इफेक्ट था उसको इन्होंने स्टडी किया था, उसी आधार पर इनको पीएचडी अवार्ड हुई। फिर ये मिले किससे, क्रिक से, और डिस्कवर किया क्या, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वाज अनसेटिस्फैक्टरी, बहुत सही नहीं रहा, लेकिन इनका जो सेकंड एफर्ट था वो किस पर आधारित था, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर और बेटर एप्रिसिएशन। न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड अर्ली इन, कब, मार्च 1953। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये यही केवल मार्च 1953 तो कई जगह लिखा है, लेकिन मार्च यहाँ जो लिखा है
हो सकता महीना आपसे पूछ ले कौन सा महीना। क्या है? इन द प्रपोजल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कन्फिगरेशन। तो डबल हेलिकल कन्फिगरेशन ऑफ डीएनए इन्होंने कब दिया? तो मार्च 1953 में दिया है। 1953 सबको पता है, मार्च नहीं पता रहता बस। फ्रांसिस हैरी कैंपटन क्रिक वाज बॉर्न। तो पूरा नाम देखो, क्रिक का पूरा नाम देखो, फ्रांसिस हैरी कैंपटन क्रिक। तो सिर्फ हम लोग को इतना याद रहता, बाकी ये इनका पूरा नाम है। 8 जून 1916 कहाँ? नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड। ही स्टडी द फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड ऑब्टेन बीएससी 1937। पीएचडी किया कब? 1954। ऑन द 3 टाइटल कौन सा इनका भी था? एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। तो ये हो सकता पूछ ले कि इनको पीएचडी किस उसमें मिली थी। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, और उसकी किस पे मिली थी? बैक्टीरियोफेज पर एक्सरे का क्या रोल था उस पर था। क्रिटिकल इन्फ्लुएंसेज इन ए क्रिक कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विद जेडी वाटसन। तो क्रिक की दोस्ती हो गई किससे? वाटसन। देन ए यंगर मैन ऑफ 23 लीडिंग क्या? इन 1953 द प्रपोजल आया किसका? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी लोगों को दिया हुआ है। क्रिक वाज मेड एन एफआरएस इन 1959। द हॉनर टू द वाटसन एंड क्रिक इंक्लूड द जॉन्स कोलिन वायरन प्राइज ऑफ द मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल 1959। लेस्कर अवार्ड कब मिला? 1960। रिसर्च कारपोरेशन प्राइज कब मिला? 1962। ऑब्जर्व ऑल। फिर अंततः इनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। तो ये पूछा गया सवाल है। तो दो डाटा याद रखिएगा, 1953 और 1962। ठीक है, तो पढ़ इस नाते लिया कि हो सकता कहीं कोई क्वेश्चन आ ही जाए। अब चैप्टर का नाम डालिए और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, जो लिखाएंगे उसको लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एनसीईआरटी में हमेशा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो बगैर हेडिंग के कुछ ना कुछ लिखा रहता है। यहाँ भी बगैर हेडिंग के पूरा एक पेज लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है। हेडिंग डालिए, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेडिंग इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इंट्रोडक्शन। 3-4 क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो डील करता है दो चीजों को, एक इनहेरिटेंस को और एक वेरिएशन को। अब ये इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट है और इसके पास कोई ए कैरेक्टर है, मान लेते हैं, और फिर इनसे बनी प्रोजनी। तो प्रोजनी अगर इसी पेरेंट की है तो इसके पास ए कैरेक्टर तो होगा ही, लेकिन इसके साथ एक नया कैरेक्टर आ जाएगा जो इस पेरेंट के पास नहीं होगा, तभी तो प्रोजनी अलग होगी। फिर कल को ये प्रोजनी पेरेंट बनेगी, इससे फिर प्रोजनी बनेगी। तो जो इसके पास है
इसके पास है क्या, ए और बी, वो तो यहां आ ही जाएंगे, लेकिन नया कैरेक्टर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जब पेरेंट से प्रोजनी बनती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, तो कुछ कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो जाते हैं, उसी प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस होता है। एक लाइन, जब कभी दो जनरेशन का कंपेयर करते हैं तो देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर पेरेंट को उसके प्रोजनी से क्या करता है, अलग कर देता है। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो प्रोजनी को पेरेंट से अलग करे, उसी कैरेक्टर को क्या कहते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन इज ए डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम पेरेंट। जैसे यहाँ वेरिएशन के नाम पर क्या है, बी है, और यहाँ वेरिएशन के नाम पर क्या है, सी है। तो वेरिएशन क्या है, तो कहोगे वेरिएशन वो डिग्री है जो किसी पर्टिकुलर पेरेंट को किसी पर्टिकुलर प्रोजनी से क्या करती है, अलग करती है। ये क्या है, इनहेरिटेंस, और ये क्या है, वेरिएशन। तो दो लाइनें केवल हैं। इसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा है कि जब मानव सभ्यता का विकास होने लगा तो धीरे धीरे इंसानों ने पशुपालन स्टार्ट किया और खेती स्टार्ट की। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि इंसान जान रहा है लगभग 8000 से 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, उनसे जन्म से पहले से ही जान रहा है क्या, कि जो वेरिएशन है उसका असली रहस्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा है। ये बहुत पहले ही लोगों को समझ में आ गया। कैसे वेरिएशन आती ये नहीं पता है, लेकिन ये समझ में आ गया था कि वेरिएशन का रहस्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। इसी नाते उन्होंने क्या शुरू किया, तो जो वाइल्ड एनिमल थे या वाइल्ड जो प्लांट थे उनका इस्तेमाल शुरू किया। उन वाइल्ड एनिमल और प्लांट का, जो उनके पास पालतू एनिमल या प्लांट थे, उनसे हाइब्रिडाइजेशन कराए और फिर नई वैरायटी ऑफ प्लांट डेवलप किए और नई वैरायटी ऑफ एनिमल डेवलप किए। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मैकेनिज्म है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा नई वैरायटी बनवाने का इतिहास बहुत पुराना है। इसी कड़ी में एनसीईआरटी में लिखा है कि पंजाब में गाय बनाई गई कौन सी, साहीवाल काऊ। तो साहीवाल काऊ बनाई गई किस टेक्निक से, तो कहोगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। ठीक है, इतनी कहानी इंट्रोडक्शन में है, ये लिख लीजिए। इसके बाद दो लाइनें क्यों लिखनी है। जेनेटिक्स deals with inheritance and variation। फिर सवाल है, इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर पास करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फिर सवाल है, वेरिएशन क्या है। वेरिएशन डिग्री है by which progeny differ from, कहां से, पेरेंट से। एज
लगभग लगभग 10,000 से 1,000, 10,000 लिखा क्या, चलो 8,000 लिख लो। इंसान इस बात को जान रहा है, क्या जान रहा है, कि जो काज ऑफ वेरिएशन है वो हाइड है या हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी नाते ह्यूमन ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया उन वेरिएशंस को दैट present in wild animal and plant। और कैसे इनका यूज किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, पशुपालन शुरू किया और क्या डेवलप किया, डेवलप प्लांट या एनिमल विद डिजायर करेक्टर। जैसे क्या डेवलप कर दिया गया, साहीवाल, काऊ डेवलप एट पंजाब। तो एनसीईआरटी ओपन करें, जनरल कहानी लिखी है कि हाथी के घर हाथी ही पैदा होता है और इंसान घर गधे पैदा हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है, हाथी घर हाथी होगा, इंसान घर इंसान का जन्म होता है, ऐसा क्यों होता है, जनरल कहानी लिखी है। कह रहा है, हैव यू वंडर व्हाई एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली ए बेबी एलिफेंट। ठीक है, व्हाई ए मैंगो सीड फार्म ओनली ए मैंगो प्लांट नॉट अदर, गिवन दैट डू ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल तो होती है पेरेंट की, तो कहोगे एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होती है। क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हाँ डिफरेंसेस होते हैं। हैव यू वंडर व्हाई सिबलिंग, जो जुड़वा होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं क्यों, कभी कभार अलग भी दिखते हैं। जनरल कहानी है, दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन दैट डील विद द साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसको कहते क्या है, जेनेटिक्स। यहां से शुरू करते हैं। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन, दो चीजों पर ये डील करता है। तो जेनेटिक्स क्या है, तो कहोगे जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है दो चीजों को, एक इनहेरिटेंस को, एक दूसरा क्या, वेरिएशन। ये टिक कर लीजिए, इनहेरिटेंस क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर पास या ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, और यही आधार है किसका, हेरिडिटी का। जबकि वेरिएशन क्या है, ये डिग्री है बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। ह्यूमन कब से जान रहा है, तो कह रहा 8,000 से 1,000 बीसी, क्या कि जो काज ऑफ वेरिएशन है वो कहाँ छिपा हुआ है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है। इसी नाते इंसानों ने इसका उपयोग शुरू किया, एक्सप्लॉइटेड किया उन वेरिएशन को जो किन में प्रेजेंट थी, वाइल्ड पॉपुलेशन, चाहे वो प्लांट हो चाहे
एनिमल, और फिर क्या करते थे, सेलेक्टिव ब्रीड करते थे और फिर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते थे, धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर वाले बन जाएंगे प्लांट और एनिमल। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया और डोमेस्टिकेशन किया गया किसका, एंसेस्ट्रल, जो प्राचीन वाइल्ड काऊ थी, और उन्हीं एंसेस्ट्रल काऊ से क्या बना लिया गया, तो वेल नोन इंडियन ब्रीड बनी, और उसका नाम क्या है, साहीवाल गाय। कहां बनाई गई, पंजाब में। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट आवर एंसेस्टर नो, जानते थे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन, दे हैड वेरी लिटिल, इनको बहुत कम आइडिया रहा होगा किसका, साइंटिफिक बेसिस का, लेकिन ये आइडिया था कि कुछ ना कुछ तरीका है, इसी से क्या है, वेरिएशंस आ रही हैं। हेडिंग न डालिएगा, अभी हेडिंग डालने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ लेंगे, तब हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें कुछ जनरल बातें पढ़ लेते हैं क्योंकि बार बार वो जेनेटिक्स में इसमें चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। जैसे पहली हेडिंग डाल लीजिए जीन। जीन क्या है जरा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, और उसका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होगा, और जब कल को डिवीजन होना होगा तो इसी क्रोमैटिन से क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी क्रोमोसोम के अंदर होगा क्या, तो किसी क्रोमोसोम में होगा डीएनए ढेर सारा। किसी एक सेल में लगभग अगर डिप्लॉयड सेल है तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए क्या है, तो डीएनए वास्तव में है पॉली न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तभी तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। और किसी न्यूक्लियोटाइड में क्या होंगे, न्यूक्लियोसाइड होंगे, ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है, तो डीएनए का कोई सेगमेंट जो होता है, उसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में जो कोई कैरेक्टर दिख रहा होता है, उसके पीछे उसके अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है उसका कोई सेगमेंट जिम्मेदार होता है, तो ये है सेगमेंट ऑफ डीएनए। और इसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा क्या जाता है, जीन कहा जाता है, कोड करता है फॉर कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर को कोड करने वाला जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा उसी को जीन कहेंगे। जीन, इसी जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसी जीन को फैक्टर भी कहा गया है। किसने, तो कहोगे बाई मेंडल। मेंडल ने जीन ना कह के क्या कहा था, फैक्टर कहा था। लेकिन इन्हीं जीन को जीन टर्म किसने दे दिया, तो जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक हैं। जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक, इन्होंने जीन कहा, मेंडल ने उसी को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। बस आप ये बता दीजिए कि किसी एक क्रोमोसोम में कितने जीन होंगे, तो पता नहीं कितने जीन होंगे। कहने का मतलब किसी एक क्रोमोसोम की बात ये है, हैव मेनी जीन। अच्छा, किसी एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसमें जो ये एक लाइन है, ये एक बेस पेयर है,
ये दूसरी लाइन दूसरा बेस पेयर है, तीसरी लाइन तीसरा बेस पेयर, जैसे इस डायग्राम में 4 बेस पेयर हैं। तो किस वो सेगमेंट ऑफ डीएनए में ढेर सारे क्या होंगे, बेस पेयर। तो कहोगे मेनी बेस पेयर होगा या मेनी एक बेस को एक न्यूक्लियोटाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घुमा फिरा करके आप ये बता दीजिए कि न्यूक्लियोटाइड बड़ा होगा कि जीन बड़ा होगा। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड होगा बड़ा कि जीन बड़ा होगा। तो कहोगे जीन बड़ी चीज है, क्यों? क्योंकि जीन किसी एक जीन में कई ढेर सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे। अच्छा, क्रोमोसोम बड़ा होगा कि जीन बड़ा होगा कि न्यूक्लियोटाइड बड़ा होगा? तो किसी एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा क्या पाए जाएंगे, जीन, और किसी एक जीन में एक से ज्यादा क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 22। देख लिया? अब ध्यान से सुने, 4 शब्द हैं। एक शब्द है जीन पूल। किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले टोटल जीन को कहते हैं जीन पूल। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में टोटल जितने जीन होंगे उसको क्या कहोगे, जीन पूल। अभी लिखना नहीं, लिखने का टाइम देंगे। तो कहेंगे टोटल जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। अब वो ह्यूमन पॉपुलेशन या कोई और पॉपुलेशन है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जीनोम। किसी ऑर्गेनिज्म के हेप्लॉइड क्रोमोसोम में टोटल जितने जीन होंगे, टोटल जीन प्रेजेंट इन हेप्लॉइड क्रोमोसोम। जैसे हम लोगों में डिप्लॉइड है, फिर हेप्लॉइड भी तो होगा। तो हेप्लॉइड में जितने जीन होंगे उसी को क्या कहते हैं, जीनोम। तो टोटल जीन प्रेजेंट इन हेप्लॉइड क्रोमोसोम। अच्छा, तीसरा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम में ढेर सारे जीन पाए जाएंगे। तो ईच क्रोमोसोम हैव मेनी जीन। और किसी जीन की बात करेंगे तो किसी एक जीन में ढेर सारे क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। तो ईच जीन हैज मेनी न्यूक्लियोटाइड, या क्या कह सकते हो, बेस पेयर। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है यूनिट ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, या क्या कहोगे, डीएनए, या कह सकते हो आरएनए। तो यदि आपसे आर्डर पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा होगा जीन पूल, उससे छोटा जीनोम, उससे छोटा क्रोमोसोम, उससे छोटा जीन, और उससे छोटा जीन वास्तव में क्या है। तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है किसी एक कैरेक्टर को। इसी को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी को मेंडल ने फैक्टर कहा था।
इसी को जॉनसन ने जीन कहा है, टर्म जीन दे दिया है। और किसी एक सेगमेंट ऑफ डीएनए में ढेर सारे बेस पेयर होंगे तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, किसमें, किसी एक जीन में। तो अगर हम ऑर्डर यहीं लिख दें तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, जीन पूल उससे छोटा, जीनोम उससे छोटा, क्रोमोसोम उससे छोटा, जीन और उससे छोटा न्यूक्लियोटाइड। अब लिखो, शुरू करें। सबने लिख लिया, हेडिंग डालिए कैरेक्टर एंड ट्रेट। बातचीत ना करें, कैरेक्टर एंड ट्रेट, सिर्फ 2 लाइनें हैं। किसी जीन का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो बाहर दिखाई पड़ेगा वो कैरेक्टर होगा। लेकिन किसी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि हाइट है, तो हाइट की स्थिति ये होती है कि इसके 2 ट्रेट होते हैं। एक होता है टालनेस, ड्वार्फनेस। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर है, जबकि टालनेस और ड्वार्फनेस क्या है, ट्रेट है। तो किसी भी कैरेक्टर के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे हाइट, अब हाइट में ज्यादा हाइट होना तो टाल होना, कम हाइट होना तो ड्वार्फ होना, इसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और इसको कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो सिर्फ एक लाइन का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सप्रेशन ऑफ जीन को ही क्या कहते हो, कैरेक्टर कहते हैं। और किसी भी कैरेक्टर के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उन्हीं को क्या कहते हो, ट्रेट। ईच कैरेक्टर हैव 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, और उसी को क्या कहते हो, ट्रेट। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है और टाल होना और ड्वार्फ होना क्या है, ट्रेट है। हेडिंग डालें बाकी हेडिंग जीन एंड अलील। देख लीजिए फिर लिखिएगा। देखें, जैसे मान लेते हैं जिस तरीके से कि किसी कैरेक्टर के क्या होते हैं, 2 ट्रेट होते, अभी समझ में आया है। अच्छा, कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन होता है, कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है जीन। तो जिस तरीके से किसी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं,
उसी तरीके से एक जीन के दो अलील होते हैं। यदि जीन कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है तो अलील ट्रेट के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे हाइट ही में देख लेते हैं, ट्रेट दो हैं, टाल और ड्वार्फ, तो अलील भी दो हैं, कैपिटल टी अलील और स्मॉल टी अलील। कैपिटल टी अलील इस ट्रेट के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल टी अलील इस ट्रेट के लिए जिम्मेदार है। ये ट्रेट कैसी थी? डोमिनेंट ट्रेट। तो फिर ये अलील कैसा होगा? डोमिनेंट अलील। और ये अलील किसके लिए जिम्मेदार है? ड्वार्फ ट्रेट के लिए। ड्वार्फ ट्रेट क्या था? रेसेसिव। तो फिर ये अलील कैसा होगा? रेसेसिव अलील। अभी लिखो नहीं, सुन लो। तो अगर आपसे कहा जाए अलील है क्या, तो अलील वास्तव में जीन ही है। अलील वास्तव में जीन है। एक जीन के जो दो रूप होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं, या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं, या अपोजिट फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं। किसी एक जीन के जो एक से ज्यादा रूप होते हैं, जो उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक से ज्यादा ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हीं को कहते क्या है? अलील। तो कहने को तो हम अलील कहते हैं, हकीकत में ये क्या है? जीन ही है। ऐसा जीन जो डोमिनेंट ट्रेट के लिए काम करे वो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट अलील, और जो रेसेसिव ट्रेट के लिए काम करे उसका नाम रेसेसिव जीन या रेसेसिव अलील। तो अलील है क्या? तो कहोगे अलील है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या अपोजिट फॉर्म ऑफ जीन या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन। जो करता क्या है? दैट कोडेड या कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर। हिंदी में किसी एक कैरेक्टर के जो दो अपोजिट ट्रेट हैं उनको कोड करने के लिए जो दो अपोजिट जीन हैं, उन्हीं दोनों अपोजिट जीन को क्या कहते हैं? अलील। तो चाहे अलील कहो, चाहे अलीलोमार्फ कहो, चाहे एलोमार्फ कहो, इनके तीन नाम हैं। चाहे आप क्या कह दो? अलील, चाहे कह दो अलीलो मार्फ, चाहे कह दो क्या? एलोमार्फ। कितना लिखो? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे? जरा देखें इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है और ये कोई एक पॉइंट है जहां एक कोई जीन पाई जा रही है। ध्यान से सुनिए। किसी क्रोमोसोम का वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर्टिकुलर जीन पाया जाता है, तो जीन पाए जाने वाले लोकेशन को प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की वो स्पेसिफिक लोकेशन जहां जीन पाया जाता है, इस लोकेशन को कहते हैं लोकस।
एक क्वेश्चन तो ये आपके काम का है कि जीन कहाँ पाए जाएंगे, तो कहोगे स्पेसिफिक पॉइंट पर, उसको कहते क्या है, लोकस। तो अलील कहाँ पाए जाएंगे, अलील जीन पर पाए जाएंगे। वाह भाई वाह। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के पेयर को कहते हैं होमोलागस क्रोमोसोम। और मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर लोकस है जहां पर्टिकुलर जीन पाया जाएगा, और एक जीन के जैसे दो अलील, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर लेते हैं, तो जिस लोकस पर कैपिटल टी पाया जाएगा उसी लोकस पर क्या पाया जाएगा, स्मॉल टी। बस आपको सिर्फ ये बताना है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील एक ही क्रोमोसोम पर होंगे कि अलग अलग। तो कहोगे अलील कहां पाए जाएंगे, तो कहोगे अलील पाए जाएंगे सेम लोकस, जितनी दूरी पर ये लोकस होगा उतनी ही दूरी पर ये लोकस होगा। अलील कहां पाए जाएंगे, तो कहोगे सेम लोकस पर होंगे लेकिन सेम क्रोमोसोम पर नहीं होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम। ये क्या है, अलील। तो कहोगे अलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस बट ऑन कहां, डिफरेंट क्रोमोसोम। लिखो इतना। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म यदि डिप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म यदि डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम किस में पाए जाएंगे, पेयर में। यदि क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो अलील कैसे पाए जाएंगे, वो भी पेयर में होंगे, और अलील के पेयर को कहेंगे अलीलिक पेयर। तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। क्यों, इसी नाते क्रोमोसोम किसमें होंगे, पेयर में। यदि क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो अलील भी किसमें होंगे, पेयर में। और इसी पेयर को कहोगे क्या, अलीलिक पेयर। अब पेयर कैसे बनेगा वो समझना है। तो ये मान लेते हैं कि क्रोमोसोम का पेयर है। ऑप्शन देखो, हो सकता है कि इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम दोनों पर कैपिटल टी ही पाए जाए, ये भी तो पेयर बन सकता है। जैसे देखते हैं, ये क्रोमोसोम का पेयर है, और हो सकता है इन दोनों क्रोमोसोम पर स्मॉल टी रेसेसिव एलील मिल जाए, फिर ये क्रोमोसोम का पेयर है। ये हो सकता है कि एक पर कैपिटल टी मिल जाए, दूसरे पर स्मॉल टी मिल जाए। तो अलीलिक पेयर बनने की कितनी संभावनाएं, 3 संभावनाएं हैं। या तो दोनों पर डोमिनेंट अलील हो, या तो दोनों पर रेसेसिव अलील हो, और या तो एक पर डोमिनेंट और एक पर रेसेसिव। 3 ऑप्शन ही है। अगर दोनों पर एक जैसे होते हैं, दोनों पर एक जैसे होते हैं, इसके लिए जो टर्म है वो है होमोजाइगस अलीलिक पेयर। तो यहां देखो एक जैसे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये क्या है, होमोजाइगस। अलीलिक पेयर। अच्छा यहां क्या है, यहां भी तो एक जैसे हैं, तो ये भी क्या होगा, अच्छा यहां क्या है, यहां अलग अलग हैं, तो इसे कहेंगे हेट्रो। अच्छा एक और नई कॉम्बिनेशन बन गई। जैसे मान लेते हैं कि ये है एक्स क्रोमोसोम,
और ये है वाई क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिएगा, एक्स क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं और वाई क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए जीन है, हो सकता है यहाँ बी जीन है। जरा बताओ, ए जीन का पेयर बना? नहीं बना। और बी जीन का पेयर बना? नहीं बना। तो ऐसा हो सकता है कि जीन पेयर में ना पाए जाएं या अलील पेयर में ना पाए जाएं, तो ये अनपेयर है। अनपेयर अलील, और अनपेयर अलील को कहते हैं हेमीजाइगस। तो मिलता जुलता शब्द है, यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है? हेमीजाइगस। अच्छा, एक और देख लो, जब गैमीट बनेगा, जब गैमीट बनता है तो गैमीट में क्रोमोसोम होते, क्रोमोसोम का पेयर होता है, पेयर होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर होता है और फिर ये अलग हो जाते हैं ना, एक में एक्स जाएगा एक में वाई जाएगा। तो जैसे अलग हो जाएंगे तो गैमीट में भी तो अनपेयर क्रोमोसोम मिलेगा। तो अगर गैमीट में क्रोमोसोम अनपेयर होगा तो अलील भी क्या होगा? अनपेयर होगा। तो हेमीजाइगस कहाँ मिलेगा? तो कहोगे इन गैमीट मिलेगा। ठीक है, गैमीट में भी अनपेयर मिलेगा। फिर से भी समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये क्रोमोसोम है, यहाँ कोई पर्टिकुलर अलील है, यहाँ कोई अलील है। कल को जब ये गैमीट बनेगा तो एक गैमीट ये होगा, एक गैमीट ये होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ होगा, ये यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो किसी गैमीट में अनपेयर क्रोमोसोम पाया जाएगा, तो गैमीट में यदि अनपेयर क्रोमोसोम होगा तो अलील भी क्या होंगे? अनपेयर। और जैसे अनपेयर होगा हम कहेंगे क्या? हेमीजाइगस। तो अलील के मामले में तीन शब्द हैं, एक शब्द है होमोजाइगस, एक शब्द है हेट्रोजाइगस और एक शब्द है हेमीजाइगस। होमोजाइगस का मतलब एक जैसे, चाहे कैपिटल टी का पेयर बना लो, चाहे स्मॉल टी का पेयर बना लो। और हेट्रोजाइगस का मतलब नॉन आइडेंटिकल अलील का पेयर बना लो। और हेमीजाइगस का मतलब अनपेयर होना। इतना हो, लिख लीजिए। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो अलील पेयर में होते हैं। अब पेयर कई होंगे, एक जैसे अलील का पेयर तो होमोजाइगस पेयर, और अलग अलग अलील का पेयर हेट्रोजाइगस पेयर। हो सकता पेयर ना हो, अनपेयर, तो अनपेयर हेमीजाइगस। लिख ले 3 लाइनें। गैमीट वाला भी अलग से फिर से बताएंगे गैमीट फॉर्मेशन में। तो गैमीट फॉर्मेशन में इतना है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे तो अलील का पेयर भी टूट जाएगा, तो जीन कैसे हो जाएंगे? अनपेयर हो जाएंगे, और अनपेयर हो गए तो हेमीजाइगस। लिखें। तो 3 शब्द लिख लीजिए। एक शब्द लिख लीजिए होमो जाइगस अलीलिक पेयर। ये क्या है? पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील। जैसे जैसे या तो कैपिटल टी का पेयर कैपिटल टी से हो या स्मॉल टी का पेयर स्मॉल टी से। दूसरा कौन सा है? हेट्रोजाइगस। अलीलिक पेयर। ये क्या है? पेयर ऑफ नॉन आइडेंटिकल अलील। जैसे कैपिटल टी का पेयर स्मॉल टी। तीसरा है हेमी जाइगस अलील, मतलब अनपेयर अलील, या इसको हम कह सकते हैं सिंगल
अलील और किस में मिलेगा? तो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो गैमीट बताइएगा और या तो एक्स एंड वाई जीन इन मेल, क्योंकि जो एक्स पर है उसकी वाई से पेयरिंग नहीं और जो वाई पर है उसकी एक्स से पेयरिंग नहीं। तो एक मिलता जुलता शब्द है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। यहाँ गैमीट फॉर्मेशन से कई सवाल आते हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। जीनोटाइप, तो देखिए जीनोटाइप क्या होगा, तो भाई जो अलील का कंडीशन होगी वही जीनोटाइप होगा। तो तीन ही कंडीशन है, तो या तो कैपिटल टी की कैपिटल टी से होगी, या तो स्मॉल टी की कैपिटल टी की स्मॉल टी से, और या तो स्मॉल टी की स्मॉल। तीन ही तो हमारे पास संभावनाएं हैं, चौथी तो कोई संभावना है नहीं, या तो अनपेयर होगा। इसे कहेंगे क्या, बस इतना बता दो। होमोजाइगस को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट की रेशियो, भाई ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है, तो इसे कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस केस में डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा रेशियो एक्सप्रेस, तो इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव। ये बताओ इन दोनों केस में क्या एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, और इसके केस में, इन दोनों केस में टाल होगा और इस केस में ड्वार्फ होगा। इसको कहेंगे डोमिनेंट एक्सप्रेशन और इसे कहेंगे रेसेसिव एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन उन्हीं को कहते हैं क्या, फिनोटाइप, और ये सब क्या हैं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो कहोगे जीनोटाइप आर द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, और फिनोटाइप क्या है, एक्सप्रेशन है। तो जो एक्सप्रेशन है वो दो होते हैं, या तो डोमिनेंट या तो रेसिव। तो फिनोटाइप दुनिया में दो ही हैं, या तो डोमिनेंट फिनोटाइप या तो रेसिव फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप तीन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी जो सेल होगी वो 2n होगी। ये मियोसिस करेंगे तो गैमीट बनेंगे, और गैमीट क्या होगा, n होगा। इस दौरान हो क्या जाता है वो देख लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर डिप्लॉयड सेल है और इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। कल को जब गैमीट बनेगा तो ये अलील का पेयर टूट जाएगा, एक जो गैमीट बनेगा उसमें कैपिटल टी चला जाएगा, दूसरा जो गैमीट बनेगा उसमें स्मॉल टी। 50% 50% गैमीट में ये होगा
और 50% गैमीट में ये होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन में जो पहली लाइन ये है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, पेयर अलग हो जाता है। जब पेयर अलग हो जाएंगे तो अलील का पेयर भी टूट जाएगा। किसी एक गैमीट में एक अलील जाएगा, दूसरे में दूसरा अलील जाएगा। लेकिन पेयर में ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है पेयर कैपिटल, तब दो गैमीट में क्या बनेगा, इसमें भी कैपिटल 100% गैमीट में क्या मिलेगा, कैपिटल टी। और हो सकता है ये हो, ऐसे में जब गैमीट बनाएंगे तो यहां भी स्मॉल टी जाएगा, यहां भी स्मॉल टी जाएगा, तो फिर वही 100% गैमीट विद क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो गैमीट में कैपिटल टी होगा कि गैमीट में स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होने की दोनों संभावनाएं होंगी। वो डिपेंड करेगा गैमीट बना कौन रहा है। यदि होमोजाइगस बन रहा है तो 100% वही होगा, होमोजाइगस है तो 100% वही होगा, हेटेरोजाइगस है तो 50% में कैपिटल टी होगा और 50% में स्मॉल टी होगा। तो केवल एक लाइन लिख लेना है, ड्यूरिंग लिखते चलें। अब गैमीट फॉर्मेशन क्या हो जाता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो अलील का पेयर भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट में क्या होगा, गैमीट विद वन अलील, एक ही अलील मिलेगा, और कहोगे क्या, अनपेयर अलील। और अगर अनपेयर मिलेगा तो क्या कहोगे, हेमी जाइगस। ये शब्द याद रखिएगा। तो अलील में किसी एक जीन के दोनों, गैमीट में किसी एक जीन के दोनों अलील मिलेंगे, तो कहोगे दोनों अलील नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अब होगा कौन सा, तो भाई अगर बनाने वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50-50% चांस होगा। बनाने वाले में सिर्फ कैपिटल टी ही है तो 100% कैपिटल टी होगा। बनाने वाले में स्मॉल टी है तो 100% स्मॉल टी होगा। फिर से छह बनेंगे कि 8 बनेंगे तो बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। कह रहा है किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीनोटाइप ये है, कितने टाइप के, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप। तो निकालते कैसे वो देख लीजिए बस। तो इधर देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि देखिए कैपिटल ए, अब लिखो नहीं, सुनो केवल, कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, और कैपिटल सी स्मॉल सी है। ये बताओ यदि सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो कितने टाइप के गैमीट बनते, कितने टाइप के। तो भाई एक बनता कैपिटल ए वाला, एक बनता स्मॉल ए वाला, कितने टाइप के, चलो ठीक है 2 टाइप के। अच्छा अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी केवल होता तो एक बनता कैपिटल बी का, एक बनता स्मॉल बी का, तो कितने बनते, 2 टाइप के। अच्छा एक होता कैपिटल सी, केवल इतना ही होता जीनोटाइप तो भी 2 टाइप के, एक बनता कैपिटल सी का और एक बनता स्मॉल सी का, क्या 2 टाइप। लेकिन जीनोटाइप तो ये है। तो देखो ये कितने टाइप का बनाएगा, 2 टाइप का। ये कितने बनाएगा, 2 टाइप का। और ये कितने बनाएगा, 2 टाइप का। तो बस गुणा करना है। क्या आया, 8 टाइप। फिर से सुनते हैं, क्या, इस जीनोटाइप से 2 टाइप, इस जीनोटाइप से 2 टाइप, इस जीनोटाइप से 2 टाइप। तो इस जीनोटाइप से बताओ।
तो भाई इस जीनोटाइप के 2, इस जीनोटाइप के 2, इस जीनोटाइप के 2, तो गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है टाइप ऑफ गैमीट बताना है तो 2 की पावर n लगा देंगे, ये सीधे है। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, जरा बताओ ये हेट्रोजाइगस पेयर है कि नहीं है? ये हेट्रोजाइगस पेयर, ये भी हेट्रोजाइगस पेयर, ये भी हेट्रोजाइगस पेयर। तो कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं? तो कहोगे 3 हेट्रोजाइगस हैं। तो अगर 3 हेट्रोजाइगस हैं, टाइप ऑफ निकालना होगा तो 2 की पावर n रखेंगे। अब n कितना रखोगे? 2 की पावर 3 रखोगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 8। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए और चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, अभी लिखो ना, लिखने टाइम देंगे। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? ये बताओ कितने टाइप का बनाएगा? ये एक टाइप का, ठीक, ये 2 टाइप का, ये 2 टाइप का, ये 1 टाइप का। करो गुणा, क्या आया? 4 टाइप। तो या तो ऐसे निकाल लो, या यहां हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? एक ये हेट्रोजाइगस, एक ये हेट्रोजाइगस, 2 ही तो हैं। तो 2 की पावर 2 रखोगे, आंसर कितना आएगा? 4। तो चाहे आप इस टेक्निक से निकाल और चाहे आप इससे निकालें, उससे मतलब नहीं है। बस ये याद रखेंगे, यदि कैपिटल ए है तो 1 टाइप का बनेगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो 2 टाइप का बनेगा। बस अब चाहे जितना बड़ा जीनोटाइप लिखा हो, बस फटाफट क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, और जो आएगा उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो दूसरा। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप, वही कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, व्हाट इज पॉसिबिलिटी दैट गैमीट form with gene capital A small b capital C। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कि इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि 8 टाइप के गैमीट में से किसी गैमीट में ये जीन हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो दो कैसे निकालते हैं? आंसर बताओ, आंसर हमको पता है, सीखना है कि निकालते कैसे हैं। देख लो क्या है। तो पहला जो तरीका है कि जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लिया, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, अलग कर लेते हैं। अगर सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए होता
तो किसी गैमीट में कैपिटल ए जाने की संभावना कितनी होती? भाई या तो कैपिटल ए जाएगा या तो स्मॉल ए जाएगा। तो कैपिटल ए की जाने की संभावना 1/2 और स्मॉल ए जाने की भी संभावना 1/2। अच्छा ठीक है, यदि कैपिटल बी स्मॉल बी होता तो कैपिटल बी बनने की संभावना 1/2 और स्मॉल संभावना 1/2। अच्छा, कैपिटल सी स्मॉल सी होता तो कैपिटल सी बनने की संभावना, ऐसा गैमेट जिसमें कैपिटल सी जाए उसकी संभावना 1/2 ही तो होगी, 50%, और स्मॉल सी जाने की संभावना भी 1/2 होगी। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इससे आप गैमेट ये बनाओ, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। हमको सिर्फ इतना बता दो कि इस जीनोटाइप में से यहां कैपिटल ए आने की संभावना कितनी है? कितनी? 1/2। इस जीनोटाइप से यहां स्मॉल बी आने की संभावना कितनी है? कितनी? 1/2। और इस जीनोटाइप से यहां कैपिटल सी आने की संभावना 1/2। बस गुणा करना है, कितना आया? 1/8। लिखो, फिर देख लेते हैं। ये समझे हैं कि इस जीनोटाइप से 8 टाइप के गैमीट बनेंगे, उन 8 में से इसकी संभावना पूछी गई है। कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ एक पर्टिकुलर को देखेंगे, इसमें से कैपिटल ए बनने की 1/2, स्मॉल ए बनने की 1/2, इसमें कैपिटल बी बनने की 1/2, स्मॉल बी की भी 1/2। यही हाल इसमें भी है। अब सवाल यह है कि इस जीनोटाइप से ये गैमीट बनवाना है, तो सिर्फ इतने से कैपिटल ए स्मॉल ए से यहाँ कैपिटल ए पहुंचेगा तब ये बनेगा, इसने से स्मॉल बी पहुंचेगा तब ये बनेगा, इसने से कैपिटल सी पहुंचेगा तब ये बनेगा। यहां से कैपिटल ए आने की संभावना 1/2, यहां से स्मॉल बी आने की संभावना 1/2, यहां से कैपिटल सी आने की संभावना 1/2। तो आंसर क्या हो गया? 1/8। इसी जीनोटाइप से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाला गैमीट बनने की संभावना, तो देखो भाई इसमें से स्मॉल ए आने की संभावना 1/2, स्मॉल बी आने की संभावना 1/2 और स्मॉल सी आने की संभावना 1/2। तो बस गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? फिर से 1/8। तो चलो बताओ, इस जीनोटाइप में जीनोटाइप सामने लिखा है, इस गैमीट के बनने की संभावना इस जीनोटाइप से इस गैमीट के बनने की संभावना, तो दो कैसे बनाएंगे? देखो यहां से स्मॉल ए जाने की संभावना 1/2, यहां से कैपिटल बी जाने की संभावना, तो भाई चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए संभावना 100% है, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। अच्छा, इस वाले में से कैपिटल सी जाने की संभावना, भाई चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाएगा जरूर, और इस वाले से स्मॉल डी जाने की संभावना 1 की 1/2, 1/2, बस गुणा कर दो। हेडिंग डालिए मेंडेलियन वर्क। और इससे बहुत सवाल एग्जाम में आ रहे हैं।
शुरू करें। पहला सवाल है कि फुल नेम क्या है। लिखते चले। ग्रेगर जोहान मेंडल, जैसे लिखा ऐसे लिखना। बर्थ कब हुआ? तो कहोगे 1822। किस शहर में? सिलिसियाना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। जीवन में कौन कौन से काम किए? तो बहुत सारे काम किए। मॉन्क, ट्रांसलेटर, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। किस पर? तो कहोगे गार्डन पी पर किए। बोटेनिकल नेम? पाइसम सेटाइवम। और एक्सपेरिमेंट कितने साल किए? फॉर 7 ईयर। कौन से? 1856 से 1863। क्वेश्चन तो यहां यह भी है कि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट क्यों किए? आम के पौधे पर कर लिए तो उसके क्वेश्चन है भी, आगे बताएंगे। ठीक, लिखते चले। एक्सपेरिमेंट कब खत्म हुआ? भैया कौन सा से जोड़ रहे हो? चलो, 1865 ईयर नहीं भूलेंगे। इन्होंने अपना जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था उसको प्रेजेंट किया, रिसर्च पेपर। क्वेश्चन पूछा गया मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर किस दिया? तो 1865 प्रेजेंट हिज रिसर्च पेपर। लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। नॉट एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस समय के वैज्ञानिकों को इनकी बात समझ में नहीं आई। क्यों, ये पूछा जाता है। बिकॉज तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं, और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच थी। तो दुनिया में क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी की समस्याओं को सॉल्व करने में गणित का इस्तेमाल किस वैज्ञानिक ने किया? अब बायोलॉजी की समस्या है, समझा गणित से रहे हैं, तो क्या समझ में किसी का आएगी? नहीं आएगी। एक बात, किसी को समझ में ना आने का मतलब वहां जहां ये पेपर प्रेजेंट किए होंगे वहां 100-200 जो लोग बैठे होंगे उनको समझ में नहीं आई। आज का समय यदि होता तो वो बात पूरी दुनिया में फैलती, तो हो सकता किसी ना किसी को समझ में आ जाती। तो उस समय कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। भाई पब्लिश हुई, लोगों को समझ में नहीं आई, बात खत्म, रिजेक्ट हो गई। आज के समय होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बुद्धिमान होता जो इसको समझ लेता। तो दो क्वेश्चन यहाँ है, क्यों समझ में नहीं आई? तो एक तो स्टैटिकल एनालिसिस थी और दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच थी।
टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। ये बिल्कुल नई बात थी, इस बारे में लोगों ने सोचा नहीं था। और दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। तो बिकॉज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, बिल्कुल नई बात थी। एक समस्या तो ये थी, और दूसरी समस्या ये थी पुअर कम्युनिकेशन था। जब दुनिया को बात समझ में, मेंडल इसी गम में 1884 में मेंडल डाइड। मेंडल की डेथ के 16 साल बाद, मतलब सन 1900 में मेंडल के किए गए कामों को फिर से रीडिस्कवर किया गया। अब जब इनकी रीडिस्कवरी की बात होती है तो उसमें 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। एक एरिक वान टिसरमैक हैं, जो इन्हीं के देश के ऑस्ट्रिया के हैं। एक कार्ल कोरेल हैं, और एक ह्यूगो डिवरीज हैं। तो कार्ल कोरेल जर्मनी के हैं, ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के हैं, और एरिक वान टिसरमैक इसी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तीनों ने इंडिपेंडेंट रिसर्च की, कोई मिल के रिसर्च नहीं की थी, अपना अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अलग अलग करने के बावजूद एक ही कंक्लूजन पर पहुंच गए थे, बात समझ में आ गई थी। जब इनको बात समझ में, 3 लोगों को बात समझ में आ गई, तो उन्होंने इस बात को फिर से प्रेजेंट किया। तो मेंडल के बताए गए सिद्धांत 1901 में दोबारा रीपब्लिश हुए। उस समय की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन जिसका नाम फ्लोरा मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुए एज ए मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और तब पूरी दुनिया को बात समझ में आई। तो 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए। 1900 क्या मेंडल वर्क रीडिस्कवर बाय इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट। अब वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? तो एक थे कार्ल कोरेंस, डी व्रीज, और तीसरे थे एरिक वान टिसरमैक। ये किस देश के थे? जर्मनी के, ये हॉलैंड के, और ये ऑस्ट्रिया के। फिर सन आया 1901। मेंडल वर्क रीपब्लिश इन फ्लोरा मैगजीन। कैसे? एज मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब हेडिंग डालें
मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट से बहुत सवाल आए हैं, अभी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो पहला सवाल है, एक्चुअली वो चैप्टर अब नहीं रहा, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट, उसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के स्टेप दिए थे। तो यहाँ कुछ स्टेप से जुड़े हुए सवाल हैं। जैसे पहला सवाल ये है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के स्टेप से जुड़े कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला, तो लिखते चलेंगे सुनते चलेंगे। पहला स्टेप है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले जिस पर्टिकुलर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उस प्लांट में कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट के बाद आपको जो रिजल्ट मिला हो सकता है वो पहले से ही नेचर में मौजूद हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले इन्होंने मटर की जितनी वैरायटी हैं दुनिया में, इनकी जानकारी में, वो सारी इन्होंने कलेक्ट की, और कलेक्ट करने के बाद फिर सिलेक्शन किया। अभी लिखो नहीं, कलेक्ट करने के बाद इन्होंने सिलेक्शन किया। किसका? तो सिलेक्शन किया गार्डन पी का, और रिजेक्ट कर दिया स्वीट पी को, कि गार्डन पी पर सिलेक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट और स्वीट पी पर नहीं करेंगे। तब क्वेश्चन पूछता है कि आखिर गार्डन पी पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब कहोगे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात तो इसकी लाइफ स्पान छोटी है, छोटी लाइफ स्पान होने के नाते जल्दी ही हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी खास बात है कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट पाए जाते थे, स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे वायलेट कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, एक्सियल फ्लावर है, टर्मिनल फ्लावर है, स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले कैरेक्टर बहुत सारे इनको दिख गए। तो स्पष्ट कैरेक्टर दिखाई पड़ गए, एक बात। दूसरी खास बात यह है कि लाइफ स्पान कम है। अगर आम के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता? तो पहले तो बड़ी सीढ़ी खरीदते, है ना, आम के ऊपर पॉलिनेशन कराने के लिए विशेष रूप से, और रिजल्ट फिर एक साल बाद उसका समझ में आता। तो एक साल में कई बार अगर रिजल्ट देखना है तो छोटी ऐसी लाइफ स्पान लीजिए। तो छोटी लाइफ स्पान ले लिया, कम समय में लाइफ स्पान पूरी होगी, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट थे जो आसानी से ऑब्जर्व होते थे, माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता नहीं थी। इसी नाते किसका चुनाव किया? तो मटर में से कौन सी मटर का? तो कहोगे गार्डन पी का किया या पाइसम सटाइवम। और किसका नहीं किया? स्वीट पी का नहीं किया। इतना लिखो। collect many variety of pea plant, ढेर सारे पी प्लांट की वैरायटी को कलेक्ट किया और सिलेक्शन में क्या किया? सेलेक्ट गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सेलेक्ट किया? गार्डन पी को। क्यों? ये पूछा गया बिकाज। बिकाज तो कहोगे शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ पी, एक बात। दूसरा फायदा क्या था? प्रोजनी इजली अवेलेबल थी और मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट थे।
ढेर सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, प्रोजनी जल्दी मिल जाती थी, लाइफ स्पान छोटी थी। ठीक है, इस नाते इन्होंने किसका चुनाव किया, गार्डन पी या पाइसम सेटाइवम, और किसका नहीं किया, नॉट ऑन स्वीट पी, इसका बोटेनिकल नेम लेथाइरस ओडोरेटस है। इसको केसरी दाल कहते हैं और ये इसका मिलावट में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, तो इसका नहीं किया। तीसरा जो इनका स्टेप था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको सेल्फिंग कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि दो पौधे सेलेक्ट कर लिए, दो पौधे सेलेक्ट कर लिए, जैसे एक टाल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, तो टाल का टाल से क्रॉस कराते रहे और ड्वार्फ का ड्वार्फ से क्रॉस कराते रहे। और कब तक, तो ध्यान से सुनिएगा, तब तक जब तक टाल के घर केवल टाल बच्चों का जन्म नहीं होने लगा और ड्वार्फ के घर केवल ड्वार्फ। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति तक ले जाएंगे जब तक प्रोजनी किसके जैसी ना बनने लगे, पेरेंट के जैसी ना बनने लगे, तब तक ये करें। तो 3 जनरेशन का था। क्वेश्चन पूछेगा सेल्फिंग कितनी जनरेशन तक किया, 3 जनरेशन तक किया। और क्यों किया, तो कहोगे प्योर लाइन प्लांट डेवलप करने के लिए। 3 क्वेश्चन प्योर लाइन प्लांट के आ चुके हैं। प्योर लाइन प्लांट क्या होता है अभी अलग बताएंगे, फिर से सुन लेते हैं। मेंडल ने सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, कब तक, तो कहोगे 3 जनरेशन तक। और क्यों कराया, तो टू डेवलप प्योर लाइन प्लांट। अब ये क्या होते हैं अलग बताएंगे। तो कहोगे सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ सेलेक्टेड मेल एंड फीमेल प्लांट फॉर थ्री जनरेशन। और क्यों कराया, टू डेवलप प्योर लाइन पी प्लांट। कौन सा, प्योर लाइन पी प्लांट। अब ये प्योर लाइन पी प्लांट के कुछ करेक्टर हैं, करेक्टर आप याद कर लेंगे। ऐसा कोई भी प्लांट जो होमोजाइगस हो, जैसे जैसे कैपिटल टी ये क्या है, होमोजाइगस। अगर स्मॉल टी हो, ये भी तो होमोजाइगस। ऐसा कोई भी पौधा जिसकी प्रोजनी उसके जैसी ही हो, जैसे मैंने कह दिया कि ये टाल वाला प्लांट प्योर टाल प्लांट है। अब लिखो नहीं, यहां तक लिख लिया है, अब लिखो नहीं। हमने कह दिया कि ये टाल वाला प्लांट प्योर टाल प्लांट है, तो इसको कैसे पता चलेगा प्योर है। तो इसके प्योरिटी की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि ये कैपिटल टी होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि कल को जब इसकी प्रोजनी बने तो सिर्फ क्या हो, ओनली टाल हो। हमने कह दिया कि ये ड्वार्फ प्लांट है लेकिन प्योर ड्वार्फ है, तो इसकी 2 शर्त है। क्या होना चाहिए, स्मॉल टी होना चाहिए, और कल को जब इसकी प्रोजनी बने तो ऐसा कोई भी पौधा जिसकी पहली शर्त
वो होमोजाइगस हो, या तो टाल हो या होमोजाइगस ड्वार्फ हो, उसको प्योर प्लांट कहते हैं। दूसरी शर्त है कि यहाँ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होता है। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब जैसा पेरेंट था वैसे ही प्रोजनी बनी। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एज सच इनहेरिट हो जाए और एज सच एक्सप्रेस भी हो जाए। ये तभी संभव है जब कोई क्या ना हो, सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर ना हो। जैसे सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर होगा वैसे ही प्रोजनी के कुछ ना कुछ कैरेक्टर पेरेंट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होना चाहिए, स्टेबल ट्रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए और होमोजाइगस होना चाहिए। बस ये बताओ, होमोजाइगस में क्या केवल होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए? ऐसा नहीं है। होमोजाइगस रेसेसिव वाले को भी हम क्या कहेंगे, प्योर प्लांट कहेंगे। तो प्योर प्लांट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बढ़ा लीजिए। और अभी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको प्योर प्लांट का आया है। बाकी लिखते चले, प्योर लाइन प्लांट या इसी को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, प्लांट, इसकी पहचान लिख डालो। पहला सवाल है कि ये डेवलप कैसे होगा? डेवलप बाय सेल्फिंग। क्या होता है? होमोजाइगस प्लांट। अब उसमें दोनों होंगे, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, चाहे वो होमोजाइगस रेसेसिव हो। जैसे चाहे वो कैपिटल टी हो तो भी प्योर लाइन, और चाहे वो स्मॉल टी हो तो भी प्योर लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, ये शो करेगा स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। चौथी, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजनी टू इटसेल्फ, अपने जैसी ही बनाएंगे, मतलब टाल के घर टाल और ड्वार्फ के घर ड्वार्फ। मिल्टन यहां बहुत परेशान हुए। ड्वार्फ का क्रॉस ड्वार्फ से कराते थे, 100% बच्चे ड्वार्फ होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टाल का जब टाल से क्रॉस कराते थे तो बड़ा कंफ्यूज होते थे। कभी टाल के घर 4 टाल बच्चे हो गए और कभी टाल के घर 4 नहीं 3 टाल हो गए, 1 ड्वार्फ हो गया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। इसको सही करने में इनको फिर टेस्ट क्रॉस कराना पड़ा, कंफर्म करने के लिए कि असली टाल है कि असली टाल नहीं है। तो कैसे करेंगे आगे देखेंगे। तो सेल्फिंग होगी, होमोजाइगस होंगे, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होगा और प्रोजनी इटसेल्फ ओनली, अपने जैसी ही बनाए वही क्या बना जाएगा, प्योर माना जाएगा। ये स्पेशल सवाल है। मेंडल सेलेक्ट करेंगे कितने प्योर प्लांट को? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने प्योर पी प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटी यूज की थी? जल्दी ना करो, आराम से बताओ, बहुत बार आ चुका है। तो कहोगे 14 प्योर पी प्लांट
क्या 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी कितने यूज किए थे? 14 वैरायटी थी। कैसे? तो ऐसे याद रखोगे, सेवन कैरेक्टर थे तो 14 क्या होंगे? ट्रेट होंगे। तो 14 ही क्या होंगे? ये जो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट यूज करेंगे, इसका मतलब ऐसे भी तो कह सकते हो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ये भी तो सही है, चाहे 14 कहो चाहे 7 पेयर कहो। यहां एक अच्छा सवाल है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता था कि एक तरफ 7 बिल्कुल अलग, एक तरफ 7 बिल्कुल अलग। जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे वही डिफरेंट होता था, उसी के 2 ट्रेट डिफरेंट। जैसे उन्होंने हाइट ले लिया, एक तरफ टाल ले लिया, एक तरफ डॉर्फ ले लिया, बाकी कैरेक्टर सेम होते थे। लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, सेम फॉर ऑल एक्सेप्ट 2 ट्रेट। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो ये अच्छे सवाल हैं, खूब आए एग्जाम में भी, दिखाते हैं आपको। तो पहले कलेक्शन किया, फिर सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद सेल्फिंग की। सारा खेल तो सेल्फिंग का ही क्वेश्चन है। सेल्फिंग के बाद फिर से क्या शुरू करेंगे? तब हाइब्रिडेशन शुरू करेंगे। यहां तक लिख लिया? लिख लिया बेटा? बढ़ाया आगे? चलो, कितने स्टेप पीछे हो गए हैं? 3। तो चौथा स्टेप थोड़ा बहुत अगर याद हो पुराना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एक घटना थी इमैस्कुलेशन। क्या था? तो जिसको फीमेल प्लांट सेलेक्ट किए होंगे, मटर के पौधे में फ्लावर कौन सा होता है? बाइसेक्सुअल। तो फीमेल वाला भी बाइसेक्सुअल होगा। यदि बाइसेक्सुअल होगा तो क्या करना पड़ेगा? इमैस्कुलेशन। तो अगला स्टेप है इमैस्कुलेशन, जिसमें क्या कर देंगे? एंथर को रिमूव कर देंगे। कहां से? सेलेक्टेड फीमेल प्लांट के फ्लावर से। फिर उसके बाद बैगिंग नहीं करेंगे। बैगिंग क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पॉलन है एयर वाले वो ना आने पाए। उसके बाद जब स्टिग्मा रेडी हो जाएगी तब ओपन करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे और फिर से री बैगिंग करेंगे। लिख लो, ये सब पुरानी कहानी है। इमैस्कुलेशन क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। किसका? एंथर ऑफ सेलेक्टेड फीमेल प्लांट फ्लावर। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद क्या करेंगे? अगला बेटा स्टेप पांचवा होगा बैगिंग। बैगिंग में क्या करेंगे?
इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर कर देंगे किसके द्वारा? पेपर के द्वारा। क्यों किया? टू प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। उसके बाद क्या करेंगे? जब स्टिग्मा रेडी हो जाएगी तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे। सेलेक्टेड मेल से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे और सेलेक्टेड फीमेल पर पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे और फिर रीबैगिंग कर देंगे। क्या किया? सेलेक्टेड मेल से पॉलन कलेक्ट हो गए और फिर पॉलन रिलीज ऑन सेलेक्टेड फीमेल। और आखिरी में फिर से क्या हो जाएगा? रीबैगिंग। कवर फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन। आराम से बताएंगे। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कैरेक्टर कितने थे? 7। और मटर के पौधे में क्रोमोसोम कितने हैं? मटर के पौधे में क्रोमोसोम भी 7 पेयर ही हैं। तो 7 कैरेक्टर हैं, 7 पेयर क्रोमोसोम हैं। क्वेश्चन पूछाता है इनके जो कैरेक्टर हैं वो किन क्रोमोसोम के जीन से जुड़े हैं? तो ऐसा कहोगे 7 कैरेक्टर हैं, 7 पेयर क्रोमोसोम हैं। सब पर एक एक है क्या? सब पर एक एक नहीं है। किसी पर एक है, किसी पर 2 है और किसी पर 3। ये सब रटने वाला है, लिख रहा हूं, लिख लीजिए। बस केवल रटने वाला थोड़ा लिख दीजिए, जिससे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। पी प्लांट में 2n क्या होता है? 7 पेयर, मतलब 14 क्रोमोसोम। मेंडल एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर हैं और उनके जो जीन हैं लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम पेयर। बताओ कौन कौन से चौथे पे रहते हैं, 4 क्रोमोसोम पे रहते हैं? तो सन 1457 याद रखेंगे। जैसे 1857 में क्रांति हुई थी, यहां 1457 याद रखेंगे। तो फर्स्ट पे है, 4th पे है, 5th पे है और 7th पे है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के जो 7 कैरेक्टर हैं वो कितने क्रोमोसोम पेयर पर हैं? तो कहोगे 4 पेयर पर हैं। तो पहले पे है, चौथे पे है, 5वें पे है और 7वें। तो याद रखना वो कैरेक्टर कौन है और क्रोमोसोम कौन है। कैरेक्टर तो पता ही होंगे, खूब सवाल आए कैरेक्टर वाले।
बताओ 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, एंजाइटम दिया, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर। तो क्या मटर के पौधे में केवल 7 ही कैरेक्टर होते हैं? ऐसा नहीं है, मटर के पौधे में बहुत कैरेक्टर है। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो 35 कैरेक्टर लेके शुरू किया था, फिर धीरे धीरे कैरेक्टर घटाते घटाते आखिर में कितने बचे? 7 बचे। क्यों? मेंडल के मनमाफिक रिजल्ट जिन कैरेक्टर में आ गया वो कैरेक्टर रख लिए, जिसमें नहीं आया उनको छोड़ दिए। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर हैं? 7। कौन कौन से? स्टेम हाइट और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सीड कलर, सीड शेप, और लिखो 7 कैरेक्टर। बताओ, पहला है स्टेम हाइट, दूसरा फ्लावर कलर, तीसरा फ्लावर पोजीशन, चौथा पॉड शेप, पांचवा पॉड कलर, छठा सीड का शेप, और सातवां सीड का कलर। ये बताओ स्टेम हाइट किस क्रोमोसोम पर है? 4th। ये पहले पर है, ये चौथे पर है, ये चौथे पर है, ये 5वें पर है, ये 7वें पर है, और ये पहले पर है। 14, 45, 71 याद रखिएगा। ठीक है, ये चौथे पर है, बाकी ये पहले चौथे, चौथे 5वें, 7वें और पहले, इसी क्रम में एनसीईआरटी में दी है ना। क्रोमोसोम नंबर याद? तो कैरेक्टर के तो ट्रेट होते हैं ना, और ट्रेट दुनिया में 2 हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। बताते चलो, बस लिखते चलें। स्टेम में डोमिनेंट क्या है? स्टेम में डोमिनेंट है टाल, रेसेसिव ड्वार्फ। फ्लावर की कलर में कौन सा? वायलेट और व्हाइट। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल। इसका मतलब देखो, ये है, अगर फ्लावर यहां लगा है, ये क्या है? एक्सियल। और अगर फ्लावर यहां लगा है तो टर्मिनल। पॉड का शेप इनफ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर ग्रीन और येलो। सीड का शेप राउंड एंड रिंकल, और सीड का कलर येलो और ग्रीन।
ये बता दो सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर है? पहले पर बताओ कितने हैं? पहले पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। चौथे पे बताओ, चौथा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और 3 जगह दिख रहा है, तो कितने कैरेक्टर? पांचवें पर, तो पांचवा केवल एक ही जगह लिखा है। और सातवें पर मैक्सिमम कैरेक्टर कहां है? हैं? चौथे पर हैं। खूब सवाल आता है कौन कैरेक्टर मेंडल ने यूज नहीं किया, तो हमें क्या पता कौन यूज नहीं किए, जो यूज किए वो याद रखो, कौन यूज नहीं किए वो तो 19 पूछना। वर्ड लेंथ नहीं है, क्वेश्चन नंबर भी को बता दे, देख लीजिए। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, क्वेश्चन नंबर 8 यही है, 1, 2 और 8, 1, 2, 8।